हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से जीके जीएस के टॉप प्रश्नों का कलेक्शन लेके आ गए हैं, वो भी बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। तो चलिए देखेंगे आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा हुआ है, यानी कि इनमें से किससे जुड़ा हुआ है, ये हमसे पूछा गया है। तो जब आई है बात तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की, तो पहले इसका वर्ष जान लेते हैं। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध यानी कि अंग्रेजों और मराठा के बीच हुआ था 1817 से 1819 तक। और ये जो जुड़ा हुआ है लॉर्ड हेस्टिंगस से। तो देखिए, लॉर्ड हेस्टिंगस ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो जुड़ा हुआ है वो कौन हो जाएगा? लॉर्ड हेस्टिंगस। लॉर्ड हेस्टिंगस। अब इससे और संबंधित पॉइंट क्या जान सकते हैं? पूछा जाता है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किस पिंडारियों का दमन किसके शासनकाल में माना जाता है? ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो पिंडारियों का दमन ये भी लॉर्ड हेस्टिंगस के समय ही हुआ था। ठीक, और बात करेंगे और कुछ पॉइंट की देखेंगे, जैसे कि क्या इसमें जान सकते हैं सर जॉन शोर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो सर जॉन शोर से अगर बात करें तो इसने अहस्तक्षेप नीति अपनाई थी। कौन सी नीति? तो अहस्तक्षेप नीति। अहस्तक्षेप नीति अपनाई थी किसने? सर जॉन शोर ने। लॉर्ड कर्जन के बारे में हम लोग पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। वहीं लॉर्ड बेलेजली की बात करें तो ये अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, और ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि कौन सा बंगाल का शेर खुद को कहता था। तो ये कहता था कौन? लॉर्ड बेलेजली। ठीक, बढ़ जाएंगे अब अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे? ये पूछा गया है। तो ये जिसके काल में दिए गए थे, और वो भी क्या गवर्नर जनरल, वो हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। और ये ध्यान रखना है कि किसके द्वारा? तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा। कौन कौन? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में क्या गया था। चूँकि ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीटेड प्रश्नों में से एक है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं? ध्यान में रख सकते हैं। तो इसमें बस ये ध्यान रखिए। वही बात करें, रॉबर्ट क्लाइव का नाम सुने होंगे। रॉबर्ट क्लाइव, इसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की प्रथम संधि में, जो कि कब हुई थी? इलाहाबाद की प्रथम संधि, जो कि 1765 में हुई थी। और इसके अनुसार इसने क्या किया था? वार्षिक 26 लाख रुपये के बदली, ये रुपया पूछा गया है काफ़ी बार, कितने? तो वार्षिक 26 लाख रुपये के बदले क्या किया था? अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दिया था, और बादशाह पेंशनर बन गया था। तो इसीलिए ये पॉइंट आपको बताया गया। ठीक, तो ये आपको क्या करना है? ध्यान में रख लेना है। बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हमारा क्या आ गया है? तीसरा प्रश्न आ गया है कि भारत में अंग्रेजों के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी बंदोबस्त तथा इसके कार्यान्वयन से संबद्ध होने के लिए जाना जाता है? और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अभी तो हिस्ट्री के मिल रहे हैं, सारे विषय के ऐड किए गए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा टॉमस मुनरो। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, वही बात करें कि रैयतवाड़ी, या इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कौन हो जाएगा?
तो टॉमस मुनरो हो जाएगा। ठीक, और एक नाम इसमें इसके साथ साथ कौन था? कैप्टन रीड। कैप्टन रीड को क्या किया जाता है? माना जाता है। और ये रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी ये 1792 में, कब? तो 1792 में बारामहल जिले में क्या हुआ था? पहली बार कैप्टन रीड द्वारा लागू की गई थी। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। और रैयतवाड़ी व्यवस्था को 1820 ईस्वी में कहाँ शुरू किया गया था? तो मद्रास में लागू किया गया था। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, और प्रारंभ में 30 वर्षों के लिए लागू की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। कितने वर्षों के लिए? तो 30 वर्षों के लिए। वही बात करें अस्थाई बंदोबस्त का जनक भी काफ़ी बार पूछा जाता है, तो उसको भी यहाँ पर एक पॉइंट नोट डाउन कर लेंगे कि जब पूछेगा कि अस्थाई बंदोबस्त का जनक, तब कौन हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक, चलिए बढ़ेंगे आज के चौथे प्रश्न की ओर। देखेंगे हमारा चौथा प्रश्न क्या है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट यानी याचिका दायर की जा सकती है? और आपको हम पांचों रीट डिटेल में पॉलिटी सेशन में पढ़ा चुके हैं टॉपिक वाइज में, तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और इसकी जो बात हो रही है वो कौन सा हो जाएगा? इसमें हैबियस कॉर्पस, ऑप्शन नंबर सी, इसको ध्यान में रखिएगा। वहीं बात करेंगे अनुच्छेद 32 के तहत। किसके तहत? तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 224 के तहत उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों के उल्लंघन पर कितना प्रकार का रिट जारी कर सकता है? तो 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। ठीक, तो ये आपको क्या करना है? ध्यान में रख लेना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा हमारा 5वां नंबर प्रश्न। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधान करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39 का बी और सी में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। और ऐसे प्रश्न अब काफ़ी पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को ध्यान से पहले पढ़ के देखना है कि हमसे पूछ क्या रहा है। यहाँ सीधा सीधी हमसे कौन सा संशोधन पूछा गया है, तो ये जो था कौन सा हो जाएगा? 25वां संशोधन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यहाँ अनुच्छेद 39 का बी, सी, अनुच्छेद 14, 19, ये सब सारी बातों को आपको क्या करना है? ध्यान में रख लेना है। ठीक, तो ये सब क्या करिएगा? आप नोट डाउन अगर करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, जो कि अनुच्छेद 31 का 2 में उल्लेखित क्या है? मुआवजा जो शब्द है उसकी जगह क्या किया गया है? रकम शब्द लिखकर स्पष्ट किया गया है। कौन सा शब्द? तो रकम शब्द स्पष्ट किया गया है। ये पॉइंट आप ध्यान में इसमें रख सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे आज के 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। देखेंगे हमारा 6ठा नंबर प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सदस्य के रूप में सरकारीय आयोग से नहीं जुड़े थे? हमसे पूछा गया है। तो जो इसमें से नहीं जुड़े हुए थे वो कौन हो जाएंगे? जस्टिस RS सरकारिया जुड़े थे, बी शिवा रावण भी जुड़े थे, डॉक्टर SR सिंह। लेकिन जो नहीं जुड़े थे वो थे OB अलगे सेन। तो वही बात करें अगर सरकारिया आयोग का गठन का, तो जून 1983 में हुआ था।
केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए, केंद्र राज्य संबंधों को क्या करने के लिए, सुधारने के लिए इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। तो इस पॉइंट को आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना। और 3 सदस्य जान ही गए कि कौन कौन इसमें से जुड़े थे। ठीक, यहाँ पे नाम ऑलरेडी सब दिया हुआ है, जो नहीं इससे जुड़े थे उसके बारे में आपको बता दिया गया था। और 1988 में क्या किया था, सरकारिया आयोग ने अपना रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया था। रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था, तो 1988। और सरकारिया आयोग ने ही राष्ट्रीय विकास परिषद, कौन सा, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम बदलकर क्या करने का सिफारिश किया था, तो राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास परिषद, विकास परिषद नाम बदलकर क्या किया था, सिफारिश किया था, इसको बदलकर ये कर दिया जाए। ठीक, अब आएंगे 7वें नंबर प्रश्न की ओर। हिस्ट्री देख चुके, पॉलिटी भी मिल चुका, अब क्या आ गया, देखिए साइंस का प्रश्न आ गया। अब साइंस के प्रश्न में क्या है, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला क्या है, एक्वाचेरिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। ये हमसे पूछा गया है कि किसको मिलाकर बनाया जाता है। तो देखेंगे पहले कि किसको मिलाकर बनाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो जो इसमें जो दोनों अम्ल हो जाएंगे तो कौन कौन सा अम्ल होगा, अगर वही पहले जानते एक्वा रेजिया के बारे में। ठीक, चूँकि एक्वा रेजिया की बात आई है तो एक्वा रेजिया का सूत्र पूछा जाता है। तो HNO3 और क्या होता है 3HCl, इसका सूत्र हो जाता है, क्या हो जाता है, इसका सूत्र हो जाता है। और रही बात इसमें जो प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोलिक अम्ल, तो ये कहाँ है नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। और इसमें दोनों अम्ल जो होते हैं ये सांद्र अवस्था में मिक्स होते हैं, किस अवस्था में, तो सांद्र अवस्था में। और ये सब देख लीजिए कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक, और अगर पूछ दे कि ये दोनों जो अम्ल हैं इसमें प्रबल अम्ल कौन सा होगा, तो प्रबल अम्ल जो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl कहते हैं, तो ये हो जाएगा। वही बात करें यहाँ पे देखिए आया है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे क्या कहा जाता है, रसायनों का राजा, क्या कहा जाता है, तो रसायनों का राजा कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। इसमें ये ध्यान रख सकते हैं। वही एक पूछा जाता है कि अम्ल वर्षा किसके कारण होता है, तो उसमें किसकी अधिकता होती है, SO2 और किसका, NO2 का। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। आएंगे 8वें नंबर प्रश्न की ओर। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, यानी कि और ये काफ़ी बार पूछा भी गया है कि जर्मन सिल्वर जो है किसका है, तो ये हो जाएगा कॉपर, जिंक तथा निकेल का, यानी कि तांबा, जस्ता और निकेल का, तांबा, जस्ता और कौन, निकेल, जिसका हम एक ट्रिक भी आपको बता चुके हैं इसको याद रखने के लिए कि जब जर्मन सिल्वर का आएगा तो जनता ध्यान रखिएगा, यानी कि जस से जस्ता, न से निकेल, त से तांबा। तो यहाँ तो इंग्लिश में दिया हुआ था कॉपर, जिंक और क्या, निकेल, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसी तरह कुछ और का पूछा जाता है, जैसे कि पीतल का काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसका भी आपको क्या है ट्रिक बताया हुआ है, ताजा, यानी कि तांबा और क्या हो जाएगा, जस्ता, तांबा और जस्ता हो जाएगा। कांसा का पूछा जाता है तो इसका भी बताए हुए हैं कि टठ याद रखिएगा, तांबा और टीन, ये हो जाता है इसका मिश्र धातु। और किसका पूछा जाता है, तो ये काफ़ी जो रिपीटेड है उसी के बारे में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, बढ़ेंगे 9वें नंबर की ओर, देखेंगे हमारा 9वां नंबर प्रश्न क्या है।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, तो नहीं है पहले तो देख लेते हैं कि कौन कौन सा सुमेलित है। तो ए ऑप्शन को पहले छोड़ते हैं, चूँकि यही इसका राइट आंसर होगा कि फुलरेंस जो है फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक नहीं है। चूँकि फुलरेंस जो है ये क्या हो जाएगा, कार्बन का अपरूप हो जाएगा, कार्बन का अपरूप हो जाएगा। तो ये तो इसका आंसर ही हो गया। वही बात करें शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये तो सही स्टेटमेंट था। कैरोटीन जो कि मानव चर्म के बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन। मस्टर्ड गैस यानी कि रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव। हमसे पूछा गया था कि सही नहीं है, तो सही जो नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आ जाएंगे प्रश्न नंबर 10 की ओर, और ये आपका रेगुलर चल रहा है। तो जितने भी लोग TRE 4.0 के लिए लगे हुए हैं, जितना हो सके जुड़िए और क्या करता है क्लास को डेली देखा करिए, प्रैक्टिस किया कीजिए। टॉपिक वाइज भी आपको पढ़ना है तो पढ़ाया हुआ है, सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है वो भी करवाया हुआ है, और ये आपका मॉक चल रहा है। तो आप लोग ज़रूर चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में रहा, ये हमसे पूछा गया है, और ये बिहार स्पेशल प्रश्नों में से एक है। तो इसमें से कौन सा जिला आ जाएगा, तो ये जो हो जाएगा अररिया जिला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि 2022-23 में मक्का का उत्पादन यहाँ सर्वाधिक रहा। ठीक, और वही बात करें कि दलहन के मामले में पूछे तो कि दलहन के सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो बेगूसराय हो जाएगा। उत्पादकता में क्या हो जाएगा, उत्पादकता वाला जिला में, और उत्पादन के मामले में हो जाएगा पटना। और किसके लिए, तो दलहन के लिए। ठीक, वही ईख का भी पूछा जा सकता है कि ईख का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले 3 जिले कौन कौन से हैं, तो एक हो जाएगा पश्चिम चंपारण, दूसरा हो जाएगा पूर्वी चंपारण, और तीसरा हो जाएगा कौन सा, गोपालगंज। ये किसके मामले में, तो ईख के मामले में। ठीक, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। 11 नंबर की बात करें, और आप लोग चाहें तो नोट डाउन करते हुए चलेंगे, आपका ही नोट्स तैयार होगा और रिवीजन में आपको आसानी होगी। परशुराम कुंड एक हिंदू तीर्थस्थल निम्नलिखित में किस राज्य में है, तो ये जो है कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और परशुराम कुंड में कितने फीट का मूर्ति है, प्रतिमा स्थापित है, तो 51 फीट की। कौन से भगवान की, तो भगवान परशुराम की प्रतिमा, भगवान परशुराम की प्रतिमा यहाँ 51 फीट की स्थापित है, जिसको परशुराम कुंड के नाम से यहाँ जो मेला का आयोजन किया जाता है परशुराम कुंड में, मेला आयोजन ये किस माह में किया जाता है, तो ये माघ माह में किया जाता है, और माघ लगभग फरवरी में ही आता है। तो हाँ, माघ माह में, ये हिंदी के महीने से याद रखिएगा कि मतलब माघ माह में आयोजित किया जाता है। आएंगे 12वें नंबर प्रश्न की ओर। किस राज्य की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नीतीश नाम से एक सुरक्षा डिवाइस लॉन्च किया गया है। ठीक, तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार जी। और देखिए नीतीश नाम से ही एक सुरक्षा डिवाइस जो लागू किया गया है, वो कहाँ किया गया है लॉन्च, तो बिहार में ही किया गया है। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि ये नीतीश का फुल फॉर्म क्या होगा, कभी कभी दे देगा, और आपसे हो सकता है आपको फुल फॉर्म ही दिया रहे, पूछते किसका है, नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर
सेफ्टी से कुछ टर्म आप इंग्लिश में ही याद रखें, आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सारा टर्म्स नहीं, कुछ टर्म। ह्यूमन लाइफ्स, ये है इसका फुल फॉर्म। और इस नीतीश डिवाइस को किसके सहयोग से ये तैयार किया गया है, ये भी पूछ सकता है। तो IIT पटना के सहयोग से। किससे? IIT पटना के सहयोग से इस सुरक्षा डिवाइस को तैयार किया गया है। और ये डिवाइस किस चीज़ में मतलब काम देगा, तो आप पहले ही देख चुके हैं। आपदा यानी कि जैसे कि अचानक बाढ़ हो गया, आकाशीय बिजली हो गई, इन सब की घटना में क्या होगा, सहायक होगा। कौन? तो नीतीश नाम का एक सुरक्षा डिवाइस जो लॉन्च किया गया है। अब आ जाएंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। और यहाँ देखिए आ गया है हमारा मिलान करने वाला। एक तरफ समिति दिया हुआ और एक तरफ इसका उद्देश्य। और ऐसे प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला है PK मोहंती, तो इसका जो उद्देश्य हो जाएगा PK मोहंती का, बड़े NBFCs का बैंक के रूप में परिवर्तन। तो इसका तो सामने ही हो गया मिला। वहीं बात करेंगे दूसरा जो है KB कामत समिति, तो इसका जो उद्देश्य था ऋण पुनर्गठन के लिए मानदंड निर्धारित करना, यानी कि 3 नंबर। वहीं अगर परवीन कुटुंबे समिति की बात कर ले तो ये जो संबंधित हो जाएगा बीमाकर्ताओं के शासन प्रणाली हेतु IDEI समिति का गठन। देखिए कुछ प्रश्न आपको समझना नहीं है, ध्यान रखना। हर चीज़ कुछ होता है ना कि आपको बस ध्यान रखेंगे तभी नंबर मिल सकता है। जस्टिस BP कटके, ये हो जाएगा असम गैस रिसाव से। तो ये बस समिति ध्यान रखना है और इसका क्या उद्देश्य था ये आपको ध्यान में रखना। वहीं अगर IDEI की अगर बात आ गई है तो इसकी स्थापना डेट भी पूछ सकता है। तो इसकी स्थापना डेट है 1999। और किस समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था, तो वो भी ध्यान रख सकते हैं, मल्होत्रा समिति। कौन सी समिति? मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। और ये इकोनॉमिक्स के प्रश्नों में से एक इम्पोर्टेंट है। ठीक, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। उच्च मुद्रास्फीति फायदेमंद है। देखिए फिर से इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, तो ये फायदेमंद है पूछा गया है कि किसके लिए, सरकार के लिए, घरेलू मजदूर के लिए या फिर स्वर्णकार के लिए। तो इनमें से जो सारे ऑप्शन दिए हुए हैं ये किसी के लिए फायदेमंद नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि बात अगर करें कि मुद्रास्फीति में जब क्या करेगा, जब ऋणदाता रुपया उधार देगा, रुपया किसी को भी उधार देगा, इस तरह से आपको समझा देते हैं कि जब ऋणदाता मुद्रास्फीति में किसी को उधार देता है तो उसका जो मुद्रास्फीति के कारण क्या होगा, उसके रुपये का मूल्य कम हो जाएगा, उसके रुपये का मूल्य कम हो जाएगा। तो इसलिए उसके लिए क्या है, ये फायदेमंद नहीं है। और ये सब जो होता है ऋणदाता, उसमें कौन कौन सा आ जाता है, स्वर्णकार आ ही जाता है। तो ये सब क्या करेगा, नहीं देगा, क्योंकि उसको फायदेमंद है ही नहीं। अब मुद्रास्फीति का मतलब क्या हो गया कि जब मांग और क्या, आपूर्ति, जब ये मांग और आपूर्ति में क्या होगा, असंतुलन पैदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंतुलन पैदा होगा। तो वस्तु और सेवा का भी कीमत, वस्तु, इस तरह से आपको शॉर्ट में समझा देते हैं कि वस्तु और सेवा का कीमत क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये हो गया। और वृद्धि जो होता है उसी को कहते हैं क्या, मुद्रास्फीति। ठीक, अगर इस प्रश्न से संबंधित, इस सेशन से संबंधित कुछ भी आपका प्रश्न हो, सुझाव हो, तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे।
आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक, बढ़ेंगे 15 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन संकीर्ण मुद्रा यानी कि नैरो मनी का घटक फिर से आ गया कि नहीं है, पूछा गया है। तो इसमें से जो हो जाएगा बैंकों द्वारा जारी बचत प्रमाण पत्र, ये नैरो मनी का घटक नहीं है। ठीक, बाकी जो बैंकिंग प्रणाली के साथ जमा, जनता के पास मुद्रा, आरबीआई के साथ अन्य जमा, ये सब जो है इसका घटक है। तो इसमें बस इतना ध्यान में आपको रखना है। 16 नंबर की अगर बात कर लें, देखेंगे 16 नंबर प्रश्न क्या है। 30-32 मिनट का तो सेशन होता है, आप लोग आराम से देख सकते हैं। पढ़ाई में तो इतना टाइम दे ही सकते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न लाए जाते हैं आपके लिए। तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़ें और जितना हो सके वीडियो को शेयर लाइक करें। आपका जो भी सुझाव हो कमेंट में दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। बात करेंगे अगर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड की, तो आप लोग खुद बता सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल आप लोग को कैसा रहता है। चूँकि बीपीएससी टीआरई 4.0 है और इसके पहले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं बीपीएससी टीआरई 1, 2 आप लोग देखे होंगे, 3 पेपर का स्टैंडर्ड मिलता जुलता रहेगा। बुकान वन्य जीव अभयारण्य ते पूछा है, सही सुमेलित हमसे पूछा गया है। तो कौन सा सही सुमेलित है, तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप में सही है। कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है। डिब्रू साइखावा नेशनल पार्क असम में, ये भी सही है। यानी कि ये तीनों सही दिया हुआ है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं अगर आपसे पूछ ले कि सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान, सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ध्यान रखेंगे एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है। ठीक, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। और यहाँ पे एक और याद आ रहा है बिहार का, जो काफ़ी बार पूछा गया है, कौन सा, उदयपुर। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य जो कि बिहार के किस जिला में है, तो पश्चिमी चंपारण, ये बिहार की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये पूछा गया है तो यहाँ पे ध्यान आया तो बता दिया गया। आ जाएंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। निम्न में से किस काव्य रचना में अर्जुन और भगवान शिव के बीच लड़ाई का वर्णन है। यानी हमसे काव्य रचना पूछा गया है जिसमें अर्जुन और भगवान शिव के लड़ाई का वर्णन है। तो ये हो जाएगा किरातार्जुनीय, ऑप्शन नंबर डी, और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक। ठीक, वहीं इसका लेखक काफ़ी बार पूछा गया है कि किरातार्जुनीयम काव्य रचना के लेखक कौन है, तो लेखक का नाम ध्यान रखना है भारवी। कौन सा हो जाएगा, भारवी। ठीक, वहीं ऑप्शन ए में क्या है, 10 कुमार चरित्र, तो इसका लेखक भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसकी बात अगर कर ले तो इसके लेखक कौन थे, डांडी। कौन हो जाएंगे, डांडी। तो और ये सब जो प्रश्न है ना बीपीएससी से, अगर आप 70 के लिए तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी 70 के लिए, तो उसके लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब बीपीएससी प्री का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं और टीआरई 4.0 में भी मिल सकता है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। वहीं बात करेंगे मालविकनम गित्रम और क्या अभिज्ञान कुंतलम, इसके कौन हो जाएंगे, तो कालिदास। ये आपको पता भी होगा, बाकी ये जान गए। और जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये कालिदास की सर्वश्रेष्ठ नाटक में से एक है और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ भी प्रश्न है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है, जो कि है 18वां नंबर प्रश्न। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर कभी कभी दिखने वाला अरोरा भारत, अरोरा यानी कि रात के आकाश में चमकीले घूमते हुए पदों के रूप में कई रंग दिखाई देना भारत में कहाँ देखा गया।
यानी कि कहाँ देखा गया, हाल फिलहाल का पूछ रहा है, 2024 की बात हो रही है। तो ये जो देखा गया है भारत के लद्दाख में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और लद्दाख में कब देखा गया, मई 2024 में। तो ये करेंट के अफेयर से इम्पॉर्टेंट है ही, प्लस ज्योग्राफी के पर्पस से भी ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। वही बात करेंगे कि लद्दाख में जो ये मई 2024 में अरोरा दिखाई पड़ने का कारण अगर पूछ ले तो सौर तूफान। इसका कारण क्या था, सौर तूफान, जिसको सोलर तूफान भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये इसका कारण था। और अरोरा जो है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर दिखाई देता है। ठीक, चलिए बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। 18 की बात आपको पता है कि इसके बाद आपसे 3 प्रश्न डेली पूछे जाते हैं रेगुलर सेशन में, और उसका आंसर आप लोगों को देना रहता है। और आज का जो प्रश्न रहेगा हिस्ट्री का रहेगा, 3 प्रश्न, और आपको इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देना है डेली की तरह। तो सारे लोग वीडियो देखा कीजिए, पूरा वीडियो देखिए और आंसर दिया कीजिए। पहला प्रश्न है आज का आपके लिए कि द इंडियन बार, और जो प्रश्न आपको डिटेल के साथ पढ़ाए गए हैं वही आपसे पूछा जाता है। द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है आपको। ठीक, दूसरा प्रश्न जो आपके लिए है, संथाल विद्रोह, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, संथाल विद्रोह की घटना किस वर्ष हुई थी, ये आपको बताना। तीसरा प्रश्न जो है ये कि स्वाली का युद्ध, और ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं, स्वाली का युद्ध किस क्षेत्र में हुआ था, क्षेत्र का आपको नाम बताना है। और इसके पहले जो आपसे प्रश्न पूछा गया था किसका, करेंट अफेयर का, तो उस प्रश्न का भी आंसर आपको बता दिया जाएगा। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग में, जो कि नीदरलैंड में, नीदरलैंड के शहर का द हेग है। वहीं आपसे दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि आदित्य L1 अंतरिक्ष मिशन कब लॉन्च किया गया था, डेट बताना था, तो 2 सितंबर 2023 को। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 मई को। तो ये तो हो गया आज का प्रश्न आंसर, और आप लोग से आशा रहेगा कि आप लोग जवाब देंगे। अब आ जाएंगे प्रश्न नंबर 19 पे। बिहार शरीफ के पहाड़ी पर स्थित मकबरा किस प्रशासक का है, तो जो लोग बिहार शरीफ से बिलोंग करते होंगे उनको तो पक्का पता होगा इस प्रश्न का आंसर। तो इसमें जो किस प्रशासक का हो जाएगा, मलिक इब्राहिम का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चूँकि बिहार शरीफ जो है ये बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, किसका, बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। और यहाँ ही बिहार शरीफ का ही उदंतपुरी का महाविहार, उदंतपुरी का महाविहार कहाँ स्थित था, महाविहार भी कहाँ स्थित था, तो बिहार शरीफ में ही स्थित था। और ये तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में मलिक इब्राहिम है, जो इसको समानता मलिक बयां के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, तो मलिक बयां के नाम से भी जाना जाता है। और बिहार शरीफ की पहाड़ी पर इसका मकबरा है, जो कि एक सुंदर उदाहरण है। बढ़ेंगे 20वें नंबर प्रश्न की ओर, जो कि फिर से मिलान करने वाला आ चुका है। देखेंगे एक तरफ खोज है और इसका खोजकर्ता बताना है। वहीं बात करेंगे प्रोटॉन की खोज की, तो आपको पता है कि रदरफोर्ड इसके खोजकर्ता थे, तो 3 नंबर हो जाएगा। गोल्डस्टीन भी ध्यान साथ ही साथ। वही इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो जे थॉमसन। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, और पॉजिट्रॉन की खोज है जो एंडरसन ने की थी। ये तो सबको याद भी होगा, तो एक आध प्रश्न आपको हल्के भी मिल ही जाएंगे, तो इसके लिए तो आपका टेंशन है ही नहीं। वहीं बात करेंगे अगर कि पॉजिट्रॉन की, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का
पॉजिट्रॉन है जो इलेक्ट्रॉन का विपरीत कण है, तो पूछ देगा कि इलेक्ट्रॉन का विपरीत कण कौन सा है, तो पॉजिट्रॉन हो जाएगा। और न्यूट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में स्थित रहता है और इसका खोजकर्ता कौन है न्यूट्रॉन का, तो चैडविक हो जाएगा, ये तो आपको पता भी होगा। और ये अनावेशित कण है, अनावेशित कण है। ये सब छोटा छोटा पॉइंट आपको पता भी होगा, लेकिन एक बार आपको बस रिकॉल करवा दे। प्रोटॉन भी परमाणु के नाभिक में ही स्थित होता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक, तो ये धनात्मक कण है। और इलेक्ट्रॉन जो है ये नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है। अब आ जाएंगे 21वें नंबर प्रश्न की ओर। इमिसला दर्रा किस राज्य या संघ राज्य में स्थित है, ये हमसे पूछा गया। तो ये जो है लद्दाख संघ राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं बात करें इमिसला दर्रा की, तो ये लद्दाख यानी कि भारत और तिब्बत के बीच स्थित है, ठीक। उसी तरह कुछ और दर्रा की बात कर लेते हैं, जैसे कि बात आई है जम्मू कश्मीर की, तो इसका ध्यान रख सकते हैं बनिहाल दर्रा, खारदुंग दर्रा, चूँकि ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, बराबर रिपीट होते रहते हैं। वहीं और क्या जानेंगे, उत्तराखंड की बात अगर कर ले, उत्तराखंड में कौन सा, माना दर्रा, मुनिंग दर्रा, ये सब किसका है, तो उत्तराखंड का दर्रा है। और अरुणाचल प्रदेश की अगर बात कर ले, तो दिहांग दर्रा, बोमडिल्ला दर्रा, ये सब अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों में से एक है। और आपको पढ़ाया भी गया है टॉपिक वाइज सेशन में डिटेल के साथ, आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टॉप प्रश्नों का कलेक्शन के साथ। तो तब तक पढ़ाई मन से कीजिए। थैंक यू।